सभी को नमस्कार। मैं गंगाधर सोनी। आज राजनीति विज्ञान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 राजनीति विज्ञान यानी आज का पेपर 11/3/2019 को जो हुआ उसकी आंसर की लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज है मैं आपको उस आंसर की मैं पूरा क्वेश्चन पेपर बताऊँगा कि उसके उत्तर किस प्रकार होने चाहिए। तो देखिए, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा हो। तो मेरा चैनल जो यूट्यूब का चैनल है वो है गंगाधर 233। आप इस चैनल पर यूट्यूब पर सर्च कीजिए और इस आंसर की वीडियो को आप है कहीं से भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो उच्च माध्यमिक परीक्षा 2019 विषय राजनीति विज्ञान आज की तारीख है। तो आज हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान। तो सबसे पहले मैं है आपको बताना चाहूँगा कि पेपर बहुत इजी था और इजी होने के साथ साथ में मैं सभी को बधाई दूंगा कि आप अधिक से अधिक आप लोगों ने नंबर प्राप्त किए होंगे। परंतु मुझे पेपर से एक शिकायत रही है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ब्लूप्रिंट को बिल्कुल किनारे कर दिया है। पिछली बार की तरह इस बार भी ब्लूप्रिंट के अनुसार कोई प्रश्न बहुत सारे प्रश्न नहीं आए हैं। तो ये जो ब्लूप्रिंट के अनुसार जो तैयारी कर रहे थे बच्चे उनके लिए झटका है। और मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से ये आग्रह करूँगा कि भविष्य में ऐसी गलतियां ना करें। अगर आपको ब्लूप्रिंट के अनुसार पेपर नहीं बनाना है तो ब्लूप्रिंट ही जारी नहीं करें। अब चलते हैं हम आज के पेपर की तरफ। तो प्रश्न पूछा गया, पहला प्रश्न 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन है वो एक एक नंबर के हैं और 11 से 18 तक के क्वेश्चन वो 2-2 अंक के हैं और 19 से 27 तक के क्वेश्चन है वो 4-4 अंक के हैं। 28 से 30 तक के ये जो 3 क्वेश्चन है वो 3-3 अंक के हैं। तो हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन, राजनीतिक सहभागिता में प्रत्याह्वान महत्वपूर्ण अभिकरण है। प्रत्याह्वान का अर्थ बताइए। तो प्रत्याह्वान का अर्थ क्या होता है? प्रत्याह्वान का अर्थ है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाना। राजनीतिक सहभागिता है, राजनीति ये नाम आ रहा है तो राजनीति में कौन होते हैं? प्रतिनिधि। यहाँ में ऐसे ऐसे नहीं लिखना है कि चुने हुए व्यक्तियों को वापस बुलाना, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाना, ये प्रत्याह्वान है। वैसे प्रत्याह्वान का शाब्दिक अर्थ होता है वापस बुलाना। तो राजनीति सहभागिता के संदर्भ में क्या अर्थ हो गया? चुने हुए जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाना। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक का नाम लिखिए। ये मेरे जो मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन था, इसका नाम है हर्बर्ट साइमन ने ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक लिखी थी। धर्म व राजनीति के संबंध में गांधी जी ने क्या कहा था? तो गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी का मानना था क्या मानना था कि धर्म और राजनीति में घनिष्ठ संबंध है और धर्म व राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू है। गांधी जी का मानना था कि धर्म और राजनीति एक ही कार्य के दो नाम, यानी धर्म और राजनीति गांधी जी अलग अलग नहीं मानते थे। हम यहाँ से ये 2 लाइन लिख सकते हैं। अगला जो चौथा क्वेश्चन बन रहा है वो क्या है कि भारत के 2 प्रमुख समाजवादी विचारक को नाम लिखिए। तो समाजवादी विचारक भारत के बहुत सारे रहे हैं, उनमें से हम देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया है, ये जयप्रकाश नारायण है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ये थे। तो इनमें से हम किसी के 2 के नाम लिख सकते हैं। बहुत सारे राजनीतिक समाजवादी विचारक रहे हैं। अगला जो 5वां क्वेश्चन बन रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ चल रहा था? गुजरात में नर्मदा नदी पर। तो उसका कारण क्या था वो आंदोलन होने का? तो उसका आंदोलन होने का कारण क्या था कि नर्मदा नदी पर बनने वाले छोटे छोटे और मध्यम आकार के बांधों का निर्माण रोकना था। कि नर्मदा नदी पर बहुत से छोटे छोटे और मध्यम आकार के बांध बन रहे थे, उनको रोकना था ताकि वहाँ के आसपास के पर्यावरण को क्षति नहीं पहुँच सके, हानि नहीं पहुँच सके। छठा जो क्वेश्चन आ रहा है वो एक कथन है। कथन किसका है? भूख से मर रहे व्यक्ति के लिए लोकतंत्र का कोई अर्थ और महत्व नहीं है। ये कथन किसने कहा था? ये कथन किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। संविधान और नागरिक अधिकारों की व्याख्या का दायित्व किस अंग पर है? 7वां क्वेश्चन। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, शासन के 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो संविधान की व्याख्या कौन करेगा? न्यायपालिका करेगा। तो यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट भी लिख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भी लिख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो ये किस विषय से संबंधित है? नगरीय स्थानीय स्वशासन से या शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। 9वां सांप्रदायिकता का कोई एक दुष्परिणाम लिखिए।
तो सांप्रदायिकता का कोई एक दुष्परिणाम बता सकते हैं? बहुत सारे दुष्परिणाम थे, आर्थिक हानि, आपसी द्वेष, जनहानि, ऐसे बहुत सी थे, उनमें से हम कुछ एक का नाम लिख, यहाँ लिख दिया आर्थिक हानि। तो छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर, 1 लाइन में ही देना उत्तर। अगला कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी का उल्लेख, भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी का उल्लेख है वो किस संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये जो भाषावाद क्षेत्रवाद वाले पार्ट से आया है, तो ये अनुच्छेद 343 में इसका उल्लेख किया गया है कि भारत की राजभाषा कौन सी होगी? हिंदी। आप मेरे यूट्यूब चैनल गंगाधर सोनी, गंगाधर 233 को देख रहे हैं, आप इस पर वीडियो देख सकते हैं, और इस पर पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कक्षा 12 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है या नोट्स है वो भी देख सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित बहुत सारे चैप्टर्स आपको इनको इस चैनल पर आपको मिलेंगे। आगे चलते हैं हम 11 से, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 से 18 तक के जो क्वेश्चन नंबर है वो थे 2-2 अंक के, 2-2 अंक के ये क्वेश्चन थे, 2-2 अंक के ये 8 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो आ रहा है वो है कि शक्ति और बल में 100 उदाहरण अंतर बताइए, कि उदाहरण सहित अंतर बताना है। तो मैंने एक टेबल के द्वारा अपने जो अब टेबल के द्वारा अपने नोट्स में इसको समझाने का प्रयास किया था कि शक्ति कैसी है। शक्ति एक प्रच्छन्न बल है, जबकि बल है एक प्रकट शक्ति है। बल क्या है? एक प्रकट शक्ति है। शक्ति एक अप्रकट तत्व है, यहाँ अप्रकट है, अप्रकट तत्व है, जबकि बल क्या है? प्रकट तत्व है, यहाँ ये गलत है, बल प्रकट तत्व है। शक्ति एक मनोवैज्ञानिक क्षमता है, बल एक भौतिक क्षमता है। तो हम ये कह सकते हैं, या अंतर हम कह सकते हैं, बल प्रच्छन्न बल है, शक्ति प्रच्छन्न बल है और बल प्रकट शक्ति है। यानी जब शक्ति को प्रकट रूप में, वास्तविक रूप में जब प्रयोग में लाया जाता है तो वो क्या बन जाता है? बल। जैसे हम इसको उदाहरण के सही समझाते हैं, तो कैसे उदाहरण देना है कि पुलिस के पास में शक्ति होती हैं, परंतु वे हमेशा अप्रकट रूप से होती हैं, हम उस शक्ति को हम देख नहीं पाते हैं, अप्रकट रहती हैं। परंतु जब पुलिस अपनी शक्ति का प्रयोग अपराधियों पर करती हैं, यानी अपराधियों को प्रयोग करेगी, यानी दंड देगी, तो वो शक्ति किस रूप में आएगी? बल के रूप में प्रकट हो जाती है। तो इस प्रकार बल प्रकट रूप होता है और शक्ति अप्रकट होती है। अगला जो 12वां क्वेश्चन आया है वो है नकारात्मक उदारवाद की विशेषता लिखिए। तो नकारात्मक उदारवाद की बहुत सारी विशेषताएं हैं, तो उसमें से आप कहीं से भी कोई सी भी 2 विशेषताएं लिख सकते हैं। व्यक्ति के विवेक में विश्वास, राज्य की उत्पत्ति का कारण है वो सहमति है, व्यक्ति और राज्य का जो संबंध है समझौते पर आधारित हैं, या इन्होंने कहा था कि कानून सर्वोच्च होता है, और सीमित सरकार का इन्होंने क्या किया था? वकालत की थी कि सरकार कैसे होनी चाहिए? सीमित, यानी कम से कम शासन करने वाली सरकार होनी चाहिए। स्वतंत्रता में विश्वास, उन्होंने क्या? व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता दी, व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, कि राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता देने की, यानी मुक्त बाजार व्यवस्था पर बल दिया था कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए। व्यक्तिगत संपत्ति का जो उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार का है उन्होंने समर्थन किया। लोग ने कहा था कि क्या कहा था? जीवन स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, प्राकृतिक अधिकार होने चाहिए। तो आप इनमें से किन्हीं 2 को लिख सकते हैं। तो आप आशा करता हूँ कि आप में इनमें से आपने इन जो नकारात्मक स्वतंत्रता की जो विशेषता हैं उनमें से किन्हीं 2 के उत्तर लिखे होंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 13वां, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वैश्वीकरण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो वैश्वीकरण से क्या समझते हैं? तो अर्थ पूछा, परिभाषा पूछिए और फिर इसको स्पष्ट भी करना है। तो वैश्वीकरण क्या है? कि वस्तु सेवा वित्त के, धन के, वस्तु सेवा और धन के मुक्त प्रवाह की प्रक्रिया को भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण की विशेषताएं क्या क्या है? अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण, विश्व व्यापार का खुलना, विश्व व्यापार का खुलना, वित्तीय बाजारों का अंतर्राष्ट्रीयकरण, जनसंख्या का देशांतरगमन, व्यक्ति, पूंजी, आंकड़ों, विचारों का आदान प्रदान, विश्व के किसी भी सभी देशों के बीच में सभी स्थानों के बीच की जो भौतिक दूरी वो कम हो जाना, संस्कृतियों का आदान प्रदान। तो ये आप थोड़ी सी इनमें से 1-2 विशेषता लिख कर है ये अंक प्राप्त कर सकते थे। तो इस प्रकार ये वैश्वीकरण हो गया और उसका अर्थ स्पष्ट हो गया। अगला जो क्वेश्चन बन रहा है वो है 14वां प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि आपके मतानुसार नियोजन किसी भी देश के विकास के लिए आवश्यक है। नियोजन यानी योजना, किसी भी देश के लिए प्लानिंग आवश्यक है, विकास के लिए आवश्यक है। तो इस आधार पर नियोजन की आवश्यकता के 2 कारण बताइए कि नियोजन किन 2 कारणों के कारण है वो आवश्यक लागू किया गया। प्लानिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, वो कारण क्या है?
तो किसी भी देश के नियोजन की आवश्यकता के निम्न कारण हो सकते हैं कि हम कोई भी देश हम कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं या हमारा देश प्लानिंग कर रहा है, तो उसके कारण क्या है, कोई देश से प्लानिंग करा तो क्या है कि देश में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग हो। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनमें से मैंने 2 लिखे हैं। देश के में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग हो ताकि इनका अपव्यय रोका जाकर राष्ट्रीय विकास किया जा सके। यानी संसाधन जितने हैं उनका समुचित उपयोग होगा। कब होगा? जब हम एक निश्चित प्लानिंग करेंगे, प्लान करके कार्य करेंगे, तभी देश के उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग होगा और संसाधनों की जो खपत है वो ज़्यादा नहीं होगी, उनका अपव्यय रोका जा सकता है प्लानिंग के द्वारा। दूसरा है कि देश में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने के लिए, कि जब बेरोजगारी बढ़ जाती है लोगों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अधिकाधिक रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए नियोजन आवश्यक है। तो लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना है, चाहे वो निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र हो। तो उन सभी में कब यह अवसर प्रदान होंगे? जब एक निश्चित प्लानिंग होगी, हमारे पास देश क्या करेगा, नियोजन करेगा, योजना बनाएगा। तो ये हो गया नियोजन की आवश्यकता के 2 कारण। आशा करता हूँ कि आप सभी ने क्वेश्चन को हल किया होगा, 2 नंबर प्राप्त किए होंगे। 15वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे नोट्सों में भी ये था। और तो यहाँ से हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद के आकार के संबंध में क्या संवैधानिक प्रावधान के संविधान में क्या बात की गई है कि मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा। तो मंत्रिपरिषद के आकार के संबंध में क्या बात की गई है, ये कहाँ से आया था? भारत की संघीय कार्यपालिका यानी चैप्टर यूनिट 2 भाग बे में यूनिट 2 में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वाले चैप्टर से आया है। या हम कह सकते हैं कि राज्यपाल और राज्य की कार्य से संबंधित उस क्षेत्र से आया है। तो क्या लिखा गया है कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा ये निर्धारित किया गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल संख्या है वो क्या होगी, लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये प्रावधान है संवैधानिक। तो ये लोकसभा केंद्रीय स्तर पर बात करें तो लोकसभा के, और राज्य स्तर पर बात करें तो विधानसभा के। तो यहाँ आ गई, तो लोकसभा या विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक है वो किसी भी, चाहे केंद्र की मंत्रिपरिषद हो या राज्य की मंत्रिपरिषद हो, ये मंत्रिपरिषद का आकार है 15% से अधिक नहीं हो सकता। वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने 42 मंत्री हो सकते हैं, ये बात भी आप लिख सकते हैं। तो ये संवैधानिक प्रावधान था। क्षेत्रवाद की समस्या के समाधान के 2 उपाय लिखिए। बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, उनमें से हम 2 उपाय देखते हैं कौन कौन से। कि संतुलित राष्ट्रीय नीति का निर्माण करना, कि केंद्र सरकार का दायित्व है क्या कि राष्ट्रीय नीति कौन बनाएगा? केंद्र सरकार ही बनाएगी। कि केंद्र सरकार का दायित्व है कि सभी क्षेत्रों के समान विकास हेतु नीति निर्धारण के समय, जब ये प्लानिंग की जाती है उस समय राजनीतिक भेदभाव नहीं किया जाए। यानी केंद्र में किसी अन्य दल की सरकार है और राज्य में किसी अन्य दल की सरकार है, तो केंद्र की सरकार राजनीतिक आधार पर भेदभाव नहीं करे। छोटे और संसाधनों की दृष्टि से अपेक्षाकृत कमजोर क्षेत्रों, यानी छोटे राज्य आ गए, जैसे गोवा है, मणिपुर, आसाम तो बड़ा है, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, ये छोटे राज्य हैं। इसी प्रकार संसाधनों की दृष्टि से अपेक्षाकृत कमजोर, अगर हम बात करें राजस्थान का ये पश्चिम क्षेत्र संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही अपेक्षाकृत कमजोर है। तो ऐसे राज्यों के विकास को भी क्या देनी चाहिए? समान प्राथमिकता देनी चाहिए। इनको भी विकास में बराबरी की भागीदारी होनी चाहिए, तभी ये संतुलित राष्ट्रीय नीति का निर्माण होगा। और दूसरा जो कारण हम लिख सकते हैं कि प्रशासनिक दृष्टि से छोटे राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। जो राज्य बड़े राज्य हैं, आकार में बड़े होते हैं, तो उनका प्रशासन आसानी से नहीं चलाया जा सकता। और बड़ा राज्य होने पर सभी लोगों को उचित प्रतिनिधित्व भी नहीं मिल पाता है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी नहीं मिल पाता है। तो सभी लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए छोटे राज्यों को क्या करना चाहिए, बड़े राज्यों को क्या करना चाहिए, छोटे राज्यों में बांट देना चाहिए। क्योंकि छोटे राज्यों की जो सरकारें हैं, प्रांतीय सरकारें, राज्यों की सरकारें हैं, वो स्थानीय क्षेत्र में विकास कार्यक्रम में सफलतापूर्वक संचालित करते हैं। इसलिए क्षेत्रवाद की समस्या का समाधान करने के लिए बड़े राज्यों को छोटे राज्यों में विभक्त कर देना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश को है किसमें बांट दिया, उत्तराखंड कर दिया, मध्य प्रदेश है, झारखंड अलग कर दिया। ऐसे ही बहुत सारे राज्यों का समय पर विभाजन किया गया है। जैसे वर्तमान में अभी अंतिम जो विभाजन हुआ है वो आंध्र प्रदेश का हुआ था, तेलंगाना का निर्माण हुआ था। तो यहाँ से क्या होगा कि प्रशासन भी अच्छा रहेगा और
उस क्षेत्र का प्रशासन अच्छा रहेगा, उस क्षेत्र का क्या होगा, समुचित विकास होगा, राज्य सरकार अच्छा काम करेगी और वहाँ पर उस क्षेत्र को उचित प्रतिनिधित्व भी मिलेगा। यानी केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उचित प्रतिनिधित्व भी उस राज्य को मिलेगा। 17वां क्वेश्चन ये भी 2 अंक का है, इसमें भी 2 बिंदु पूछे गए हैं। भारत और नेपाल के मतभेद के बीच, मतभेद के कोई 2 बिंदु लिखने की। भारत और नेपाल में कौन से 2 मतभेद हैं, तो 2 बिंदु लिखने, थोड़ा संक्षेप में वर्णन करना है। तो पहला क्या है कि नेपाल द्वारा क्या किया जा रहा है, नेपाल है वो खुद को क्या साबित कर रहा है, क्या घोषित कर रहा है, नेपाल खुद को स्वयं को क्या कर रहा है, शांत क्षेत्र घोषित करने का दावा कर रहा है कि वो क्या है, शांत क्षेत्र है। क्योंकि भारत, नेपाल कहाँ पड़ता है, भारत और चीन के बीच में एक बफर स्टेट के रूप में काम कर रहा है। तो भारत और चीन के आपसी तनाव की दृष्टि से वो क्या करता है, अपने आप को वो कह रहा है कि वो शांत क्षेत्र हैं। तो ये बात कहकर वो क्या कर रहा है कि भारत पर अप्रत्यक्ष रूप से दोषारोपण करने का प्रयास कर रहा है कि कहीं भारत उसे एहसान तो नहीं कर रहा है, कहीं भारत नेपाल के लिए खतरा तो नहीं है। जबकि भारत क्या कहता है कि भारत कहता है कि नेपाल ही क्यों शांत क्षेत्र है, पूरा का पूरा भारतीय जो उपमहाद्वीप है वो भी एक शांत क्षेत्र घोषित हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा जो बिंदु है वो है राज परिवार की हत्या और आपातकाल। 2001 में ज्ञानेंद्र ने अपने शासक भाई वीरेंद्र की और उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी और फिर उसने नेपाल की राजगद्दी संभाल ली। और फिर 2005 में जब माओवादियों का नरसंहार हो रहा था, हिंसक गतिविधियां हो रही थी नेपाल में, तो उन्होंने क्या किया, इस ज्ञानेंद्र ने, राजा ज्ञानेंद्र ने क्या किया, नेपाल की लोकतांत्रिक जो सरकार थी उसको है क्या कर दिया, बर्खास्त करके संपूर्ण राज्य में राजशाही यानी राजा का शासन स्थापित करके है पूर्णतः राजशाही शासन स्थापित कर दिया है। एक तरह से राजाशाही जो प्राचीन समय में राजाओं का शासन हुआ करता था वैसा शासन स्थापित करने का प्रयास किया। नेपाल के जो राजनीतिक लोग हैं, राजनेता लोग हैं, वो मानते हैं कि इस कृत्य के पीछे कहीं ना कहीं भारत का हाथ है, कि उस ज्ञानेंद्र को किसका सपोर्ट है, कि भारत का सपोर्ट है, ऐसा नेपाल के लोगों का मानना था। इस कारण है भारत और नेपाल के बीच में ये मतभेद बने हुए। और भी बहुत सारे बिंदु हैं। वर्तमान में हम देख रहे हैं मधेसी आंदोलन हुआ था, तो वो भी है भारत और नेपाल के बीच तनातनी का मुख्य कारण है। इसके अलावा नेपाल में तस्करी और आतंकवादी जो है गतिविधियों में लिप्त लोग बहुत ज़्यादा आते हैं और नेपाल के क्षेत्र से भारत में आते हैं, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में एक खुली सीमा है, कोई भी बेरोक आ जा सकता है। तो इस प्रकार भारत में नेपाल के जरिए बड़ी आसानी से प्रवेश किया जा सकता है। तो वो भी एक भारत और नेपाल के बीच में मतभेद का मुद्दा हो सकता है। आगे हम देखें 18वां क्वेश्चन, ये भी 2 अंक का है और यहाँ भी क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस के कोई 2 उद्देश्य बताइए। सार्क, हम इसको सार्क भी कह सकते हैं। तो इसके 2 उद्देश्य पूछे हैं। तो उद्देश्य क्या थे, इसकी स्थापना किस कारण से हुई, 1985 में स्थापना हुई थी भारत समेत 7 देश, फिर और 8वां देश 2007 में अफगानिस्तान बना था सदस्य। तो इसके उद्देश्य क्या थे, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग, यहाँ इसी में उत्तर छिपा हुआ है कि आपसी सहयोग करना है। कैसा, कि दक्षिण देशों में सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग और विकास को क्या देना, बढ़ावा देना, आपस में सहयोग को बढ़ावा देना है। इस क्षेत्र के देश हैं आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे और विकास को बढ़ावा देंगे। दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं कि सामूहिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयास करना। इस क्षेत्र में इन दक्षिण देशों के लोग हैं अपने आप में सामूहिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करें, ताकि अन्य क्षेत्र में हमें किन्हीं वस्तुओं की निर्यात आयात करने के लिए हमें यूरोपीय देशों या पश्चिमी देशों या हम कह पश्चिमी एशिया के देशों की तरफ हमें भागना नहीं पड़े। हम जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हैं वो है कहीं कर ले, इस दक्षिण क्षेत्र में ही कर ले, यानी भारत उपमहाद्वीप में ही अपनी आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ले। अगर भारत में वो चीज़ नहीं है तो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पर वो चीज़ मिल सकती हैं, वहाँ ये पैदा की जा सकती हैं। तो ऐसा सामूहिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयास करने के उद्देश्य से ये दक्षिण का निर्माण किया गया। तो पहला हम कह सकते हैं दक्षिण देशों में सामूहिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयास करना। दूसरा, दक्षिण देशों में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना, विकास को बढ़ावा देना। आप हैं मेरे YouTube चैनल गंगाधर 233 को देख सकते हैं। आप गंगाधर 233 है, YouTube पर सर्च करें और इस चैनल के माध्यम से
बहुत सारे राजनीति विज्ञान से संबंधित यानी कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगला जो 19वां क्वेश्चन है, यहाँ से ये 4-4 अंक के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ न्याय के निम्न 2 रूपों की विवेचना कीजिए। 2 बिंदु दे रखे हैं, दोनों ही क्या है 2-2 नंबर के हैं, 2x2 यानी दोनों ही 2-2 नंबर के। कानूनी न्याय और सामाजिक न्याय। तो कानूनी न्याय क्या है, ये पहले पार्ट से आया हुआ है न्याय की अवधारणा से, तो वहाँ से हम देखते हैं। तो इसकी कानूनी न्याय क्या है, कानूनी न्याय क्या है, जब व्यक्ति राज्य के कानून का अनुसरण करे तो उसे कानूनी न्याय कहा जाता है। और कानूनी न्याय की धारणा में 2 बातों पर बल देती है। कानूनी न्याय की जो धारणा है वो 2 बातों पर बल देती है कि सरकार द्वारा जो निर्मित कानून है वो न्यायोचित होने चाहिए, और निर्मित कानून है वो सभी पर न्यायपूर्ण ढंग से लागू भी किया जाना चाहिए। तो ये कानूनी न्याय हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं सामाजिक न्याय। ये कानून न्याय की जो अवधारणा है प्राचीन काल में अगर हम देखें किसने दी, अरस्तु ने दी थी। दूसरा सामाजिक न्याय, ये सामाजिक न्याय की अवधारणा है जॉन रॉल्स ने दी थी कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार न हो, ये न है ये न हो, समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं हो, सभी को अपने व्यक्तित्व के विकास का समान अवसर मिले, यही सामाजिक न्याय। यानी समाज में जाति, धर्म, लिंग या नस्ल या रंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जॉन रॉल्स ने अपना जो न्याय सिद्धांत है, जॉन रॉल्स ने जो अपना न्याय सिद्धांत है वो सामाजिक न्याय के संदर्भ में ही क्या किया था, प्रस्तुत किया था। उसके अनुसार यदि समाज में सभी को विकास का समान अवसर नहीं मिलेगा तो स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्यों का कोई अर्थ नहीं है। यानी सभी को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, तभी स्वतंत्रता और समानता है वो अच्छी लगेगी, अन्यथा वो स्वतंत्रता समानता है वो कूड़े करकट के समान होगी। इस न्याय के तहत राज्य से ये अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसी नीतियों का निर्माण करें जिससे एक समतामूलक समाज की स्थापना हो। यानी समाज में लगभग बराबरी की बात होनी चाहिए, लगभग समकक्ष हो जाने चाहिए सभी, कोई ज़्यादा अमीर ना रहे, ज़्यादा गरीब ना हो। तो ये देखते हैं न्याय के 2 रूप हो गए। आशा करता हूँ आपने इन दोनों क्वेश्चनों को, इन दोनों रूपों को अच्छी तरह से किया होगा। अब हम देखते हैं कि 20वां प्रश्न क्या है। 20वां प्रश्न पूछ रहा है कि समानता के कोई 4 प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा विवेचना करना है। 4 प्रकार पूछे हैं, तो 1 × 4 यानी प्रत्येक प्रकार का 1-1 अंक होगा। 4 प्रकार लिखने हैं, चारों का 1-1 अंक हो, मिलकर क्या हो जाएगा, 4 अंक हो जाएंगे। तो समानता के 4 प्रकार। पहला प्रकार है नागरिक समानता, कि एक ही देश के समस्त नागरिकों के साथ में समान व्यवहार करना ही क्या है, नागरिक समानता। एक देश का नागरिक होने के नाते नागरिक के मध्य किसी तरह का भेदभाव नहीं होना, वो क्या है, नागरिक समानता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण है, वो नागरिक समानता का अधिकार है। ठीक है। दूसरा जो है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता क्या है, राजनीतिक समानता क्या है, राज्य के सभी नागरिकों को, राज्य के सभी नागरिक में, यहाँ नागरिक है, व्यक्ति नहीं है, नागरिक, राज्य के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राज्य के कार्यों में भाग लेने की समानता ही क्या है, राजनीतिक समानता है। यानी राज्य के नागरिक हैं वो राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेंगे, राज्य के कार्यों में भाग लेंगे। कौन कौन से कार्य, जैसे मतदान करना, चुनाव में खड़े होना, सार्वजनिक पद प्राप्त करना, ये सारे इन कार्यों में उनको समान अवसर मिले तो वो क्या होगा, राजनीतिक समानता होगी। राजनीतिक समानता किसी देश के नागरिकों को ही मिलती है, विदेशियों को नहीं मिलती है। इसके बाद में सामाजिक समानता। सामाजिक समानता के तहत क्या हुआ, समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, नस्ल के आधार पर है असमान व्यवहार नहीं होना चाहिए, ये क्या है, सामाजिक न्याय है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में ये समानता स्थापित की गई है, बात की गई है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 में कि धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, नस्ल के आधार पर किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो वो सामाजिक समानता है। आर्थिक समानता की बात करें तो आर्थिक समानता क्या होगी, आर्थिक समानता क्या है कि राज्य सभी कार्यों को करने के, राज्य सभी लोगों के लिए राज्य क्या करेगा, सभी लोगों के लिए कार्य करने के समान अवसर उपलब्ध कराएगी। यानी सभी लोग क्या करेंगे, समान रूप से कार्य के अवसर प्राप्त करें, ताकि उनमें क्या हो,
वो समान रूप से अवसर उनको मिलेगा तो उनको रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो वो गरिमा के साथ में खड़े होंगे। सभी की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हो, जब कार्य मिलेगा तो मजदूरी मिलेगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, यही आर्थिक समानता है। आर्थिक समानता के साथ ऐसा नहीं है कि सभी को है धन के मामले में, दौलत के मामले में बराबर कर दिया जाए, अमीर और गरीब क्या होंगे, बराबर होगी, अमीरों की संपत्ति हड़प कर गरीबों को दे दी जाए, ऐसी आर्थिक समानता नहीं है। आर्थिक समानता क्या है कि रोजगार के जो अवसर है वो सभी को समान रूप से उपलब्ध हो और सभी लोग है अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 द्वारा लोक नियोजन के अवसर में सरकारी नौकरियों में समानता द्वारा आर्थिक समानता स्थापित करने की बात की गई है कि सरकार क्या करेगा, लोक नियोजन में सरकारी नौकरियों में सभी को समान रूप से अवसर प्रदान करेगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। इस प्रकार नीति निर्देश तत्वों में भी आर्थिक समानता पर बल दिया गया है। तो ये बात है आर्थिक समानता की होगी। तो ये क्या हो गई, चार समानता के 4 प्रकार हो गए। तो समानता के 8-10 प्रकार है, उनमें से 4 प्रकार आप लिख सकते हैं, बहुत सारे और भी प्रकार हैं। तो आशा करता हूँ कि आपने यहाँ पर भी 4 अंक प्राप्त किए होंगे। तो आगे है राजनीति की संस्कृति की विशेषता। राजनीतिक संस्कृति की विशेषता हम देखते हैं, राजनीतिक संस्कृति की क्या विशेषता है, 4 विशेषताएं लिखनी है। तो राजनीतिक संस्कृति कौन कौन सी विशेषताएं, देखो पहली विशेषता है कि इसका स्वरूप कैसा है, अमूर्त है, यानी ये एक अमूर्त विचारधारा है, इसको केवल अनुभव हो या समझा जा सकता है, इसका कोई मूर्त रूप नहीं होता है, इसको हम देख नहीं सकते हैं। ये क्या होती है, मूल्य, विचार, विश्वास, दृष्टिकोण, यही होते हैं और इनको हम क्या है केवल अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरी कि इनमें गतिशीलता होती है, यानी ये बदलते रहते हैं। लोगों के राजनीति के प्रति मूल्य, विश्वास है, दृष्टिकोण है, आदर्श है, वो क्या है बदलते रहते हैं। अतः राजनीतिक संस्कृति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, यानी इसमें क्या होती है गतिशीलता होती है, तो ये गत्यात्मक होती हैं। तीसरा समन्वयकारी स्वरूप, यानी इसमें बहुत सारी संस्कृतियों का समन्वय होता है। राजनीतिक संस्कृति बहुत सारी संस्कृतियों का समन्वय होता है। किसी देश में विद्यमान विभिन्न समाजों, धार्मिक समुदायों, विभिन्न तत्वों के समन्वय से ही राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। एक देश में अलग अलग प्रकार के धर्म होते हैं, अलग अलग प्रकार के संप्रदाय, जातियाँ, पंथ, कुल वगैरह होते हैं, वंश होते हैं। तो उन सभी की अलग अलग क्या होती हैं संस्कृतियाँ होती है। उन सभी संस्कृतियों को अगर हम मिलाएं और जो एक रूप निकल कर आए तो वो क्या कहलाएगा राजनीतिक संस्कृति। तो हम कह सकते हैं राजनीतिक संस्कृति कैसी है, समन्वयकारी रूप है। और चौथा जो बिंदु वो है क्या कि राजनीतिक संस्कृति कैसी है, शिक्षणीय, यानी इसको पढ़ाया जा सकता है, और हस्तांतरणीय, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसको भेजा जा सकता है। तो ये राजनीतिक संस्कृति की 4 विशेषता हो गई। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन है पिछली बार बोर्ड एग्जाम में भी आया था, 4 नंबर का क्वेश्चन था, इस बार फिर आ गया। तो बहुत सारे पिछले बोर्ड एग्जाम 2018 के जो है पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो ये थोड़ा सा है डिसअपॉइंटिंग करने वाला है कि हर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर 5-7 क्वेश्चन अगर पिछले पेपर से रिपीट हो रहे हैं 30 में से, तो वो ज़्यादा अच्छी बात नहीं की जा सकती पेपर सेटर की। अगला जो है कि राजनीतिक समाजीकरण के कोई 4 साधनों की विवेचना कीजिए। तो राजनीतिक समाजीकरण के हमने 4 साधन पढ़े थे, परिवार, शिक्षण संस्थाएं या राजनीतिक दल, ये राष्ट्रीय प्रतीक। तो ये हम देखते हैं, तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि हम देखते हैं कि परिवार व्यक्ति की प्रथम पाठशाला होती है। परिवार क्या होती है, व्यक्ति की प्रथम पाठशाला होती है। और परिवार ही हमें सिखाता है कि हम सबके साथ मिलकर कैसे रहें। परिवार से हमें इस बात का बोध होता है कि सत्ता क्या होती है, हमें माता पिता की अपनी सत्ता या बड़ों की सत्ता का अनुभव होता है। और परिवार से हम ये बात सीखते हैं कि कैसे अपनी बातों को मनवाया जाना चाहिए। और साथ में एक बड़ी बात यह है कि हमारे परिवार का जो मुखिया है, जिस राजनीतिक दल का समर्थन करता है, हम भी क्या करते हैं आगे चलकर उसी राजनीतिक दल का क्या करने अनुसरण करने लगते हैं, समर्थन करने लगते हैं। दूसरा शिक्षण संस्थाएं, जो बच्चा परिवार में जो सीख कर आता है वही बात शिक्षण संस्थाओं में और क्या हो जाती है, सुदृढ़ हो जाती है। क्योंकि यहाँ शिक्षण संस्थाओं में बहुत सारी अलग अलग राजनीतिक पृष्ठभूमियों के लोग बच्चे आते हैं और उन बच्चों के साथ में आपस में विचारों का टकराव होता है। टकराव होने के बाद कारण क्या होगा, एक उच्च और राजनीतिक विचार निकलेगा और उससे क्या होगा, बच्चे की जो राजनीतिक विचारधारा वो क्या होगी, सुदृढ़ होगी। बालक की शिक्षा जितनी व्यापक होगी, राजनीति के प्रति उसकी रुचि उतनी अधिक हो जाएगी और इससे राजनीति का ज्ञान
राजनीति का ज्ञान, उससे क्या होगा, बच्चे के राजनीति का ज्ञान का क्या होगा, अधिक विकास होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं शिक्षण संस्थाएं क्या करती हैं, समाजीकरण करती है बालक का राजनीति के। अगला, राजनीतिक संस्थाएं क्या करती है, अपनी नीतियों, विचारधाराओं, कार्यक्रमों के द्वारा राजनीतिक समाजीकरण का प्रयास करती है। सत्ता दल, राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए लोगों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। चुनाव आने वाले हैं, हम देखेंगे बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, नारे, पोस्टर, चुनाव सभाओं, रैली, मीडिया के द्वारा है लोगों को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें अपने आप अनुकूल बनाने का प्रयास करेंगे। वो कहेंगे आप हमें वोट डालिए, हम आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। तो ये बात आप इन चुनावों में सुनने वाले हैं। कल जो है चुनावों की घोषणा भी हो चुकी हैं 7 चरणों में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। भारत में ये जो लोकसभा के चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए जाने हैं, 7 चरणों में। राष्ट्रीय प्रतीक, ये भी क्या करते हैं, ये राजनीतिक समाजीकरण को बढ़ावा देते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्र दिवस है, सेना की परेड है, ये क्या करते हैं, हमें अपनी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति और आदर्शों के प्रति है एक आदर्श का भाव, आस्था का भाव प्रकट करती है और उससे हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। और विभिन्न महापुरुषों की हम जयंतियाँ मनाते हैं, स्कूलों में उत्सव मनाते हैं, उद्घाटन कार्यक्रम करते हैं। तो उनसे क्या होता है, बच्चों के मन पर है उन महापुरुषों की राजनीतिक आदर्शों का, उनकी जो शिक्षाएं थी उनका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गए राजनीतिक समाजीकरण। आगे हैं कि पर्यावरण जागरूकता संबंधी महत्वपूर्ण दिवस और उनकी दिनांकों को तालिका बनाकर दर्शाइए। तो 4 महत्वपूर्ण लिखने हैं यहाँ, 5 हैं कि जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पर्यावरण दिवस 5 जून, वन महोत्सव 28 जुलाई और विश्व ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर। तो यहाँ से 4 बिंदु लिखकर हम 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है कि आपके मतानुसार भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था की गई है। किसकी, अल्पसंख्यकों की और किसकी, पिछड़े वर्गों के। तो क्या क्या बात की गई है, तो हम बात करें अल्पसंख्यक वर्गों के लिए तो क्या प्रावधान किए गए हैं, जो संख्या में कम है। तो अनुच्छेद 29 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा करेगा, संविधान में लिखा गया है। अनुच्छेद 30 में लिखा गया अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उनका संचालन कर सकते हैं। अनुच्छेद 330 में लिखा गया है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग यानी SC/ST के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2010 के द्वारा काम कब करेगा, 25 जनवरी 2020 तक रहने वाला है। आगे जो है कि ऐसे ही राज्य विधानसभाओं में भी SC/ST को जो आरक्षण मिला गया है वो अनुच्छेद 332 में लिखा गया है। अनुच्छेद 335 कह रहा है कि SC/ST के जो लोगों को जो सरकारी सेवा में जो आरक्षण मिला है उसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। यहाँ जो लोकसभा में और राज्यसभा में जो राज्य विधानसभाओं में जो आरक्षणों का स्थान प्राप्त हैं उनकी तो ये निश्चित समय सीमा है 25 जनवरी 2020, परंतु ये SC/ST को जो सरकारी सेवा में जो आरक्षण प्राप्त है उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसके अलावा हम देखें पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं संविधान में। तो पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए है क्या किए हैं कि केंद्र सरकार ने सरकारी सेवा में उनको आरक्षण दिया है और आरक्षण कितना है, सितंबर 1993 से लागू है 27% आरक्षण। तो सरकारी सेवाओं में ये आरक्षण है। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में भी इनको आरक्षण दिया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों और पिछड़े वर्ग में ऐसा नहीं है कि OBC वाले लोग आए, SC वाले भी आ सकते हैं, ST वाले भी आ सकते हैं, OBC वाले, MBC वाले, SBC वाले सारे भी आ सकते हैं। जो पिछड़े हैं किसी जाति का नाम नहीं है, किसी वर्ग का नाम नहीं है। अगला जो हम देखते हैं वो है कि भारत में भ्रष्टाचार को 25वां क्वेश्चन आया है 4 नंबर का, भ्रष्टाचार को रोकने के 4 प्रभावी उपाय समझाइए। 4 उपाय लिखने हैं 4 नंबर। आशा करता हूँ कि भ्रष्टाचार वाले पर आपने बहुत अच्छा प्रयास किया होगा। तो क्या 4 उपाय हम लिख सकते हैं कि 4 निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। 8-10 उपाय दे रखे हैं किताब में, तो उनमें से 4 लिखने हैं। पहला कि नागरिकों को सरकारी निर्णय प्रक्रिया और गतिविधियों को जानने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। नहीं, सरकार किस तरह से निर्णय लेती हैं और क्या क्या गतिविधियां कार्यक्रम संचालित करती हैं, ये सारी बात जानने का क्या होना चाहिए, नागरिकों को अधिकार होना चाहिए। दूसरा कि अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ तीव्र न्यायिक प्रक्रिया इस्तेमाल करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा उसे कठोर दंड दिया जाना चाहिए। तो हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हम कह सकते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी इस्तेमाल होना चाहिए। सरकारी निर्णयों में कम से कम गोपनीयता होनी चाहिए, यानी सरकार जो निर्णय ले
वो सार्वजनिक कर दे, उसमें गोपनीयता बहुत कम रखे। अधिकांश मामले क्या होने चाहिए, पारदर्शी होने चाहिए। जो मंत्रिपरिषद की बैठक है उसके निर्णय ही गोपनीय होने चाहिए, बाकी सारे काम है वो पारदर्शी होने चाहिए। सभी लोगों को मालूम होना चाहिए सरकार किस तरह काम कर रही है, क्या लेन देन कर रही है, कैसी शासन व्यवस्था प्रशासन कर रहा है। तो वो गोपनीयता कम से कम होनी चाहिए, पारदर्शिता आदि के होनी चाहिए। और जिन लोगों ने भ्रष्ट लोगों ने गलत तरीकों से कोई संपत्ति अर्जित की है तो उस संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत, कैसे प्रक्रिया के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त कर लेनी चाहिए। बेनामी संपत्ति अधिनियम 1988 लागू किया जाना चाहिए। तो ये भी भ्रष्टाचार को रोकने में कारगर होगा। तो ये 4 उपाय हैं। इसी के अलावा हम लिख सकते हैं कि जनता को शिक्षित होना चाहिए, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारे हम कारण लिख सकते हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। 26वां है क्वेश्चन आ रहा है, सुरक्षा परिषद का गठन और कार्यों का वर्णन करना है। तो सुरक्षा परिषद का गठन किस प्रकार किया जा सकता है। तो सुरक्षा परिषद का गठन है, हम बात करें तो सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी हैं। स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, इनकी संख्या 5 हैं। चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। इनका कार्यकाल अनिश्चित होता है, इनको वीटो का पावर होता है। अस्थायी सदस्य इनकी संख्या क्या होती है, 10 होती है। अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा के द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर नए 10 सदस्य चुन लिए जाते हैं। और इन अस्थायी सदस्यों को चुनने के लिए क्षेत्रीय जो रिजर्वेशन है, यानी अलग अलग महाद्वीपों को है, अलग अलग है, वो रिजर्वेशन दिया गया है कि इस महाद्वीप से इतने सदस्य चुने जाने, इस महाद्वीप से इतने सदस्य चुने जाने हैं। तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुनते समय महासभा है विश्व की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर वो प्रतिनिधि चुनती है, ताकि सभी लोगों को, सभी जो क्षेत्र हैं, सभी महाद्वीपों को है समान रूप से प्रतिनिधित्व मिल सके। तो ये सुरक्षा परिषद का गठन हो गया। तो आगे है, और इन अस्थायी सदस्यों को है वो क्या है, वीटो का पावर नहीं, ये बात भी हम लिख सकते हैं। सुरक्षा परिषद के कार्य, तो सुरक्षा परिषद के 4 कार्य है वो किताब में दे रखे हैं, तो आप वो लिख सकते हैं। कौन कौन से कार्य हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित निर्णय लेना। अगर अंतर्राष्ट्रीय शांति कहीं गायब हो रही है या सुरक्षा संबंधी कोई प्रश्न है तो उस पर निर्णय लेने का अधिकार किसका है, शक्ति किसकी है, कार्य किसका है, सुरक्षा परिषद का है। अपने निर्णय के निशस्त्र क्रियान्वयन, यानी बिना किसी सैनिक सहायता के, बिना किसी शस्त्रों के ये अपने निर्णय को लागू करवाना, ये किसका कार्य है, ये सुरक्षा परिषद का कार्य है। नए सदस्य, सुरक्षा परिषद के अनुमोदन से ही कोई सदस्य है वो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन सकता है। महासचिव और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के चुनाव का कार्य भी है वो सुरक्षा परिषद द्वारा संपादन किया जाता है, उसमें भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विवादों का जो निपटारा है, जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद है, एक देश या 2 देशों के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद है उनका जो शांतिपूर्ण निपटारा करवाना भी एक किसका कार्य है, सुरक्षा परिषद का कार्य है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कि आज गुट निरपेक्ष आंदोलन आज भी क्या है, प्रासंगिक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, आज भी प्रासंगिक है। इस कथन को सिद्ध करना है, अपने पक्ष को क्या करना है, सिद्ध करना है। आप ये मानते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, आज भी प्रासंगिक है। कैसे, हम देखते हैं कि 1955 में क्या हुआ था, बांडुंग सम्मेलन हुआ था। उसके पश्चात 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ। उससे लेकर आज तक इस संगठन ने, गुट निरपेक्ष आंदोलन ने, जिसका निर्माण किसने किया था, नेहरू, नासिर, टिटो ने किया था। तो आज तक उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, शीत युद्ध में विश्व को 2 गुटों में बांटने से रोकना। वर्तमान में शीत युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की जो अवधारणा है वो समाप्त हो चुकी है। द्वितीय विश्व की यानी कौन सी, शीत युद्ध खत्म हो चुका है। सोवियत रूस और अमेरिका के बीच में जो शीत युद्ध था वो समाप्त हो चुका है। द्वितीय विश्व यानी एक तरफ तो कौन था, अमेरिका, दूसरी तरफ था सोवियत संघ। सोवियत संघ के पतन के साथ में क्या हो गया, ये द्वितीय विश्व की अवधारणा खत्म हो चुकी है। फिर भी आज क्या है, आज भी गुट निरपेक्ष आंदोलन है प्रासंगिक बनी हुई है। यानी अमेरिका के एंटी में कोई नहीं है उसका सामना करने के लिए या उसको दबाने के लिए, या तो विश्व में एक दूरी व्यवस्था बनी हुई है। फिर भी आज गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो प्रासंगिकता बनी हुई है वो उसको हम निम्नलिखित आधार बिंदुओं के आधार पर बड़ी आसानी से बता सकते हैं। कैसे कि जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है और उस पर जो अमेरिका का अड़ियल रवैया है वो आज भी गुट निरपेक्ष आंदोलन को महत्वपूर्ण साबित कर रहा है कि उसका होना अनिवार्य है।
क्योंकि अमेरिका है अपने अड़ियल रवैये से हैं, वो जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान नहीं करना चाहता है और उसमें अपनी भागीदारी नहीं निभाना चाहता है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ही वो एक ऐसा संगठन है जो इस पर अमेरिका पर प्रभाव दबाव डाल सकता है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग में भी है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है। परमाणु निशस्त्रीकरण की मांग के संदर्भ में भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। वैश्वीकरण और विश्व व्यापार की जो समस्या है उसको उठाने में, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में क्या है, विकासशील और अविकसित देश ही हैं, उनका ही संगठन है, इसलिए वैश्वीकरण से जो समस्याएं पैदा होगी तो उससे नुकसान ज़्यादा अविकसित और विकासशील देशों का है, विकसित देशों का ज़्यादा फायदा है। तो उस वैश्वीकरण की समस्या और विश्व व्यापार की समस्या से विश्व व्यापार से जो समस्याएं पैदा होती हैं उनका निपटारा करने, इस मांग को उठाने के लिए, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए जो मांग उठाएगा वो कौन उठाएगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। आतंकवाद का जो विश्वव्यापी खतरा पैदा हुआ है उसका सामना करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी जरूरी है। विश्व में जो खाद्यान्न संकट पैदा हुआ है या आर्थिक संकट पैदा हो रखा है, गरीबी है, स्वास्थ्य सेवाएं, साइबर संकट है, इन सभी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच से अगर कोई उठाने का प्रयास करे तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो बड़ा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो इन सभी समस्याओं से स्पष्ट है कि आज भी तीसरी दुनिया के यानी थर्ड विश्व, यानी ऐसा थर्ड विश्व कौन सा आता है, एशिया और अफ्रीका के नवोदित यानी 1900 भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ में उन्होंने जो स्वतंत्रता प्राप्त की, ऐसे देश एशिया और अफ्रीका के जो ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके हैं, यूरोपीय देशों के उपनिवेश रह चुके हैं, वो तीसरी दुनिया के देश कहलाते हैं, उनका ही आंदोलन है। तो उन देशों का जो है एक विकसित देशों के सामने जो ये जो संगठन बना हुआ बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आज भी है विकसित देशों के सामने हम जो छोटे छोटे विकासशील देश हैं वो टिक नहीं पाते हैं। तो विकासशील देशों का जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो एक नेतृत्व उसको प्रदान करता है और विकसित देशों के सामने अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रखता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आज भी प्रासंगिकता बनी हुई है। आप है मेरा यूट्यूब चैनल है गंगाधर 233 देख रहे हैं, इसको आप यूट्यूब पे सर्च करके भी बहुत सारे जो क्वेश्चन आंसर है, नोट्स है कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान के या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड से या एसएससी बैंक पीओ से संबंधित बहुत सारे भारतीय संविधान से संबंधित है, वो बहुत सारे वीडियो है इस चैनल पर अपलोड होने वाले हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तत्काल है वो वीडियो और लेसन मिल सकेंगे। अब आते हैं 28, 29, 30 तीन क्वेश्चन है, 6 अंक के हैं। तो पहला क्वेश्चन आया है मार्क्सवाद के निम्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, यानी मार्क्सवाद के 2 सिद्धांत दे रखे हैं, उनका हमें वर्णन करना है। एक है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, दूसरा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और इसके अथवा में आ रखा है गांधी जी के सत्याग्रह का अर्थ बताते हुए इसके विविध रूपों की विवेचना कीजिए। पिछली बार भी ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इस बार पुनः आ गया। तो हम देखते हैं, दोनों को हम हल करेंगे अलग अलग। तो आशा करता हूँ कि किसी ने पहला किया होगा, किसी ने दूसरा किया होगा, तो सभी के आंसर इसमें मिलने वाले हैं, हम किसी को यहाँ छोड़ने वाला नहीं है। तो पहला है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का क्या था, मार्क्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रारंभ इस वाक्य से किया कि समाज का इतिहास है, अब तक का क्या रहा है इतिहास, वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, यानी इतिहास है वो वर्ग संघर्षों से भरा पड़ा हुआ है। उसका मानना है कि आदिम साम्यवादी अवस्था को छोड़कर, यानी जिस समय मनुष्य आदिम अवस्था में था तो उस समय कोई वर्ग था नहीं, तो उसको छोड़कर वर्तमान में सभी जो वर्तमान तक का जो इतिहास है, यानी 19वीं शताब्दी का जो इतिहास है वो क्या था, वर्ग संघर्ष का इतिहास है। उसने कहा कि आदिम अवस्था के बाद की अवस्था, दास अवस्था में किसके बीच में संघर्ष रहा, स्वामी और दासों के मध्य। फिर सामंती अवस्था में किसमें संघर्ष रहा, किसानों और जमींदारों के बीच में। फिर पूंजीवादी अवस्था आई, उसमें पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच में संघर्ष हुआ। तो ये उसका कहना है कि ये जो इतिहास है वो सारा वर्ग संघर्ष से भरा पड़ा है। उसने कहा कि सभी युगों में ये संघर्ष या तो कभी चोरी छुपे हुआ है और या कभी ये खुलेआम हुआ है, और परिणाम थे इस संघर्ष का अंत कभी क्रांतिकारी पुनर्निर्माण से हुआ है, कभी तो क्या हुआ, क्रांतिकारी गतिविधियां हुई और एक नए समाज की स्थापना हुई। दोनों समाप्त हो गए और नए समाज की स्थापना हुई। तो कभी दोनों पक्षों का विनाश हुआ। तो मार्क्स का कहना है कि अब तक का इतिहास है, इतिहास में जिस वर्ग ने शोषणकर्ता से सत्ता छीनी है,
जिस वर्ग ने किससे छीनी है, शोषणकर्ता से सत्ता छीनी है, कालांतर में वही वर्ग क्या हो गया, शोषणकर्ता साबित हो गया। जैसे हम बात करें कि स्वामियों से जो कि शोषण से सत्ता किसने छीनी थी, जमींदारों ने, और आगे चलकर यही जमींदारों ने क्या किया, किसानों का शोषण किया। फिर जमींदारों में से पूंजीपति निकल के आए, पूंजीपतियों ने जमींदारों का क्या किया, दमन किया, और फिर आगे चल के पूंजीपतियों ने किसका शोषण किया, मजदूरों का। तो वर्ग संघर्ष से चलता रहा है। मार्क्स के जो वर्ग संघर्ष के इतिहास की हम आलोचना कर सकते हैं, एक दो बिंदु आप यहाँ से लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सारे लिखें, एक दो बिंदु ही लिखने हैं कि एकांकी है, दोषपूर्ण है, सामाजिक जीवन का मूल तत्व है, सहयोग है, संघर्ष नहीं। वो केवल संघर्ष की बात करता है, सहयोग भी तो बहुत बड़ी चीज होती है यारो। समाज में केवल दो ही वर्ग नहीं थे, इन्होंने कहा कि समाज में दो ही वर्ग हैं, एक शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग, परंतु ऐसा नहीं है, समाज में बहुत सारे वर्ग थे। सामाजिक वर्ग और आर्थिक वर्ग में अंतर होता है। उन्होंने कहा क्रांति केवल श्रमिक लोग करते हैं, जबकि ये गलत है कि क्रांति ये बुद्धिजीवी वर्ग से ही संभव होते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग ये अपनी बुद्धि से ही क्रांति के मार्ग बताएंगे, तभी क्रांति होगी, और समस्त इतिहास है वर्ग संघर्ष का इतिहास से नहीं हो सकता। ये इसकी आलोचना के बिंदु हम इनमें से दो चार लिख सकते हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या था कि मार्क्स का ये सिद्धांत है वो क्या है, पूंजीवादी अवस्था में मजदूरों के शोषण की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है कि मजदूरों का किस प्रकार शोषण होता है, वो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से वो बताता है। तो मार्क्स ने ये सिद्धांत किससे दिया, रिकार्डो के श्रम सिद्धांत के आधार पर उसने ये प्रस्तुत किया और कहा कि उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य का जो अंतर है वही क्या है, अतिरिक्त मूल्य है। तो मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य क्या है, उपयोगिता मूल्य माइनस विनिमय मूल्य, या विनिमय मूल्य माइनस उपयोगिता मूल्य बराबर अतिरिक्त मूल्य। तो उसने कहा है, उसने अपने प्रारंभिक अर्थशास्त्र के अनुसार उसने कहा कि उत्पादन के चार तत्व हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। उन्होंने कहा कि भूमि, पूंजी, संगठन है, ये तीनों निर्जीव होते हैं, ये किसी भी मूल्य का उत्पादन नहीं कर सकते हैं जब तक उसमें श्रम का नहीं लगता है। तो उसने कहा कि भूमि, पूंजी और संगठन अकेले वास्तविक उत्पादन की क्षमता नहीं रखते हैं, जब तक श्रम तत्व का संयोग नहीं होगा तब तक मूल्य का उत्पादन नहीं होगा। अतः श्रम से उत्पादित होने वाले मूल्य पर किसका अधिकार होना चाहिए, श्रमिक का अधिकार होना चाहिए, न कि पूंजीपति का। क्योंकि पूंजी किसी के पास में हो, भूमि की किसी के पास में हो, संगठन किसी के पास में हो, तो वो उत्पादन नहीं कर सकते जब तक श्रमिक उसमें अपना श्रम नहीं लगाएगा। तो इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण क्या है कि माना किसी वस्तु की बाजार कीमत क्या है, 100 रुपये है, और इसके उत्पादन में कच्चे माल की लागत क्या थी, 20 रुपये, और श्रमिक को मजदूरी मिली 20 रुपये, तो वास्तविक लागत क्या होगी, 40 रुपये होगी। और जब इसको बाजार में बेचा जाता है 100 रुपये पर, तो 60 रुपये का क्या हुआ, अतिरिक्त मूल्य का सृजन हुआ। तो ये अतिरिक्त मूल्य किसके पास जाता है, ये अतिरिक्त मूल्य श्रमिक के पास में जाकर किसके पास चला जाता है, ये पूंजीपति के पास में चला जाता है। तो इस प्रकार अतिरिक्त मूल्य से पूंजीपति और अधिक अमीर होते जाते हैं और श्रमिक है और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं। अब यही वस्तु है वो 20 रुपये 100 रुपये में बिकने वाली, जिसमें लागत कच्चा माल 20 रुपये था, तो 20 हुआ, तो या तो 50 में बिकनी चाहिए थी या 45 में बिकनी चाहिए, तब तो हम कह सकते हैं अतिरिक्त मूल्य का सृजन नहीं हुआ। परंतु बहुत ज़्यादा अंतर हो रहा है अतिरिक्त विनिमय मूल्य और उपयोगिता मूल्य में, तो वो मूल्य ही क्या करता है, अमीरी और गरीबी को बढ़ावा देता है। इस अतिरिक्त मूल्य की हम आलोचना करें तो कैसे कर सकते हैं कि श्रम एकमात्र उत्पादन का साधन नहीं है, कि केवल श्रम से ही उत्पादन थोड़ी हो जाएगा, भूमि भी तो चाहिए, पूंजी नहीं होगी तो श्रमिक क्या करेगा, संगठन नहीं होगा तो श्रमिक क्या करेगा। मानसिक श्रम की अवहेलना की, उन्होंने कहा है कि श्रमिक ही क्या है, श्रम लगाएगा, मजदूरी करेगा, तभी क्या होगा, उत्पादन होगा। उन्होंने श्रम, मानसिक श्रम को तो बिल्कुल ही महत्व नहीं दिया कि बुद्धि भी कोई चीज़ होती है, उसको बिल्कुल कोई महत्व नहीं दिया। और ये मौलिक नहीं है, क्योंकि ये किससे प्रभावित है, रिकार्डो से प्रभावित है। अगला जो हम पढ़ रहे हैं इसका अथवा वाला, वो क्या है, सत्याग्रह। तो गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह क्या है, तो सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या है, सत्याग्रह क्या है, सत्य प्लस आग्रह, यानी सत्य पर अडिग रहना, अर्थात व्यक्ति जिसे सत्य समझता है उस पर अडिग रहना, अटल रहना, उसे कभी नहीं छोड़ना। सत्याग्रह का प्रयोग है वो दूसरी सरकार, कौम, जाति, समूह या व्यक्ति विशेष के विरोध स्वरूप हो सकता है। इसका प्रयोग शासन और शासक की अत्याचारी नीति के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों का विरोध करने में भी किया जा सकता है। तो हम ये सत्याग्रह के में शाब्दिक अर्थ में हम लिख सकते हैं। अब आते हैं कि सत्याग्रह के विविध स्वरूप कौन से थे, गांधी जी ने कौन कौन से स्वरूप बताए, तो 4 स्वरूप हैं, असहयोग, हिजरत, सविनय अवज्ञा और उपवास। उनमें हम देखें असहयोग में क्या है, गांधी जी के अनुसार इसका तात्पर्य क्या है कि जिसे व्यक्ति असत्य समझता है, अवैध समझता है, अनैतिक समझता है, अहितकर समझता है,
उसके साथ सहयोग नहीं करना चाहिए। बुराई के साथ सहयोग नहीं करना ही क्या है, असहयोग है। इससे व्यक्ति न केवल क्या करेगा, अपना कर्तव्य निभाएगा, बल्कि ये उसका धर्म भी है। असहयोग 3 प्रकार से हो सकता है। हड़ताल करके, जब व्यक्ति की मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वो अहिंसक रूप से यानी बिना किसी मारपीट के अपने काम को बंद कर देता है, उसको हड़ताल कहेंगे। बहिष्कार, अवांछनीय शासनों, सेवाओं, व्यक्तियों, वस्तुओं, आयोजनों, पुरस्कारों का है वो त्याग कर दे, उसको हम बहिष्कार कहते हैं। इसके अलावा तीसरा जो बिंदु है वो धरना। जब किसी व्यक्ति, सरकार या व्यवसाय के विरुद्ध मांग नहीं मानने पर किसी एक जगह बैठ जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे, धरना। तो ये असहयोग के 3 रूप हो गए। अब आता है हिजरत। सत्याग्रह का जो दूसरा रूप है वो क्या, हिजरत यानी स्वेच्छा से स्थान परिवर्तित करना। गांधी जी ने उन लोगों को हिजरत की सलाह दी जो अहिंसक तरीके से, यानी कोई हिंसा नहीं करते हैं, यानी मारपीट नहीं करते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं। कि वो शांत रूप से रहने वाले लोग अगर अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पाते हैं तो उन लोगों को अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए घर, गांव, शहर या देश छोड़कर चले जाना चाहिए। उन्होंने 1928 में बारडोली के लोगों को और 1939 में जूनागढ़ के सत्याग्रहों को हिजरत करने की सलाह दी थी। तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा ये भी असहयोग का ही स्वरूप है। तो इसका अभी अभिप्राय क्या है, अनैतिक कानून को भंग करना। जो कानून नैतिकता की दृष्टि से खरा नहीं है उसको भंग करना, उसको मानना नहीं। गांधी जी के अनुसार अहिंसक रूप से, यहाँ भी हिंसा नहीं करनी है, सरकार के कानून को नहीं मानना, कर नहीं देना या राज्य की सत्ता को मानने से इनकार करना, ये असविनय अवज्ञा की क्या है, सविनय अवज्ञा के ही रूप हैं। 1930 में नमक कानून के विरोध में गांधी जी ने क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने चलाया था। उपवास, और ये गांधी जी का जो तीसरा अंतिम जो सत्याग्रह का जो रूप है वो है उपवास। उपवास के द्वारा क्या होता है, व्यक्ति स्वयं को कष्ट देता है, अपने ऊपर ही ये लागू करता है। तो ये शासक की नीतियों को बदलने के लिए नहीं है, ये खुद को बदलने के लिए है। तो उपवास आत्म शुद्धि के लिए होता है, खुद की शुद्धि के लिए होता है। व्यक्ति को उचित, न्याय सम्मत और स्वार्थ रहित कार्य करने के लिए क्या करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। इसे भूख हड़ताल नहीं समझना चाहिए, भूख हड़ताल अलग चीज है, गांधी जी ने उसका समर्थन नहीं किया है। अंतिम जो क्वेश्चन आ रहा है ये सर अंतिम नहीं, ये 29वां है। तो यहाँ ये 29वां क्वेश्चन है, तो वो क्या है, उसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। अथवा में निम्न मौलिक अधिकारों की विवेचना कीजिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 2 तरह के अधिकार दिए हुए हैं उनका। या अथवा में पूछा है भारतीय संविधान में एकात्मक शासन व्यवस्था के 6 लक्षणों की विशेषता। तो दोनों ही बड़े इजी हैं। आशा करता हूँ कि आपने 6 के 6 अंक प्राप्त करने का प्रयास किया होगा। सबसे पहले हम पहला जो देखते हैं मौलिक अधिकारों की विवेचना में जो मूल अधिकार दे रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। तो हम देखते हैं इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का जो वर्णन है वो कहाँ किया गया, अनुच्छेद 25 से 48। संक्षिप्त में लिखना है कि अनुच्छेद 25 क्या है कि अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, किसी धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। अनुच्छेद 26 की धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये क्या है, किसी व्यक्ति को नहीं होकर क्या होनी चाहिए, संप्रदायों को या संस्थाओं को प्राप्त है। अनुच्छेद 27 क्या होने, हमने धार्मिक कार्य किए हैं और उसमें हमने कोई दान दिया है तो उस दान को टैक्स रहित होगा, कर मुक्ति में छूट होगी। ठीक है, यानी धार्मिक कार्यों में दान करने पर उक्त धनराशि पर किसी प्रकार का कर नहीं लगेगा। 28वां है कि राज्य के शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध होगा। ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिसमें पूरा राज्य का पैसा लगा हो, यानी सरकारी शिक्षण संस्थाएं, उनमें धार्मिक शिक्षा बिल्कुल मनाही होगी। और ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिसमें अंशतः राजकीय शासनकार, सरकार का अंशतः भाग हो, यानी शासन है उसमें थोड़ी उसकी सहायता करते हो तो सरकार द्वारा अंशतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में यानी अनुदानित में व्यक्ति और बालकों के अभिभावकों की सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने पर प्रतिबंध होगा। तो ऐसे शिक्षण संस्थाओं में खुद की व्यक्ति की या अगर बच्चे हैं तो बच्चों के अभिभावकों की अगर सहमति होगी तभी वो धार्मिक शिक्षा में भाग ले सकते हैं, अन्यथा भाग नहीं ले सकते। तो ये धार्मिक शिक्षा से संबंधित 4 बिंदु थे। तो आगे अगला कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था अभी अपने चैनल के माध्यम से। तो इसमें हम देखें तो 5 तरह के रिट जारी करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। इसके द्वारा संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से है क्या बताया गया है, ये मूल अधिकारों का संरक्षक घोषित किया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है।
तो इसमें 4-5 तरह की रिटें हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी शाब्दिक अर्थ क्या, व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे लगे तो वो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा न्यायालय को, और न्यायालय संबंधित अधिकारी को आदेश देता है कि बंदी व्यक्ति को है निश्चित समय स्थान पर है न्यायालय में दस्तावेज सहित प्रस्तुत किया जाए ताकि उसकी गिरफ्तारी की वैधता और अवैधता को जांचा जा सके। यदि न्यायालय ये पाए कि व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है तो उसे तत्काल मुक्त करने का आदेश दे सकता है। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। इस विस्तृत रूप से हैं आप मेरे YouTube वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। परमादेश शाब्दिक अर्थ क्या, हम आदेश देते हैं। जब कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसको आदेश दिया जाता है कि आप अपने कार्यों का समुचित पालन करें। प्रतिषेध यानी मना करना। जब कोई यानी ये लायक किसको दिया जाता है, उच्चतम न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा किसके, अपने अधीनस्थ न्यायालयों को या अर्ध न्यायिक अधिकरणों को दिया जाता है। उसके विरुद्ध ये जारी किया जाता है। और कब जारी किया जाए, जब कोई कार्रवाई चल रही है तभी तो मना करेंगे। जब कार्रवाई चल रही है तभी तो क्या दिया जाएगा, मना। अर्थात अधीनस्थ न्यायालयों की जो कार्रवाई है उसको रोकने के लिए ये कार्य लेख जारी किया जाता है। इसी प्रकार जो चौथा है वो उत्प्रेषण लेख यानी पूर्णतः सूचित कीजिए यानी ऊपर भेज दिए। जब किसी न्याय, ये भी है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जाता है। कब, जब न्यायिक कार्य में निर्णय दिया जा चुका है, निचले जो कोर्ट है वो निर्णय दे चुके हैं, तो ऐसे कोर्टों को है इस लेख के द्वारा मामले को है उच्च न्यायालयों में भेजने का, ऊपर के न्यायालयों में भेजने का निर्देश दिया जाता है। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में क्या है कि आपका क्या अधिक प्राधिकार है। ये लेख ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया जाता है जो अवैध रूप से धारण किया हुआ हो। इस लेख के माध्यम से न्यायालय उससे ये पूछता है कि आप किस प्राधिकार से ये पद धारण किया है। यदि वे उसका संतोषजनक उत्तर नहीं देता है तो न्यायालय उसे पद से हटाकर उसके पद को रिक्त घोषित कर सकता है। अथवा में जो क्वेश्चन था उसमें यदि भारत के एकात्मक संविधान के एकात्मक लक्षण है, तो भारतीय संविधान में बहुत सारे एकात्मक लक्षण है, 12-13 लक्षण है पुस्तक में दे रखे हैं। जैसे एक संविधान, तो भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें एक ही संविधान से शक्तियाँ प्राप्त करती हैं, तो एकात्मक लक्षण है। दूसरा, शक्तियों का विभाजन वो किसके पक्ष में है, केंद्र के पक्ष में है, कि केंद्र को है ज़्यादा अधिक और ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय वाले विषय दिए गए हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय दिए गए हैं, और समवर्ती सूची में भी क्या है, जो कितने विषय हैं, समवर्ती सूची के जो 47 विषय हैं उन पर भी दोनों सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है, परंतु विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी होता है। इसके अलावा जो अवशिष्ट विषय हैं उस पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को। तो हम कह सकते हैं कि जो शक्तियों का विभाजन है वो केंद्र के पक्ष में ज़्यादा गया है, यानी केंद्र सरकार को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। तो वो एक ये भी क्या है, ये एकात्मक लक्षण है संविधान का। तीसरा जो है इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता यानी एक ही नागरिकता है। और संघीय व्यवस्था, हमारे देश में संघीय व्यवस्था है फिर भी एक नागरिकता है। संघीय व्यवस्था में वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है, जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड में वहाँ एक नागरिकता संघ की होती है, दूसरी राज्य की होती है। परंतु भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सभी को एक तरह की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया, यानी हम सभी भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नागरिक नहीं हैं। चौथा, हम कह सकते हैं एकीकृत न्यायपालिका, यानी हमारी जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो सभी न्यायपालिकाओं पर संपूर्ण रूप से लागू होता है। भारत में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का विपरीत है। अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में ऐसी न्याय व्यवस्था नहीं है। उनके लिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग राज्यों के अलग अलग बड़े उच्च न्यायालय हैं, उनका निर्णय अलग अलग राज्यों पर अलग अलग रूप से लागू होता है। परंतु भारत में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है वो क्या होता है, सभी पर लागू होता है, चाहे किसी राज्य का उच्च न्यायालय हो या अधीनस्थ न्यायालय हो, सभी पर समान रूप से बाध्यकारी होता है। और साथ में हम कहेंगे कि उच्च न्यायालयों का निर्माण और गठन भी किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जो भी एकात्मक लक्षण दिखाता है। इसके अलावा हम बात करें कि संविधान संशोधन। संविधान में संशोधन है वो करने का अधिकार किसको दिया गया है, केंद्र सरकार को। एक ही सरकार, केंद्र सरकार को दिया गया है। तो संविधान संशोधन विधेयक केवल संसद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, राज्यों की विधानसभाओं में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अकेले संसद ये है क्या, संविधान के अधिकांश भाग में साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है, तो ये भी एकात्मक लक्षण है। कुछ महत्वपूर्ण उपबंधों में 2/3 बहुमत से संशोधन कर सकती है संसद अकेली, और बहुत कम ऐसे विषय हैं जिन पर संशोधन करने के लिए राज्यों की जो विधानमंडल है, विधानसभाएं हैं, उनकी स्वीकृति की आवश्यकता रहती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये एकात्मक लक्षण है, ये केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाती हैं।
इसके अलावा हम देखें कि संसद है राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के सक्षम है। संसद है बिना किसी राज्य को बताए हुए उसकी स्वीकृति लिए हुए किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ऐसा कहाँ लिखा गया? अनुच्छेद 3 में। ये संसद को अधिकार देता है कि वे किसी भी राज्य की सीमाओं में उसकी सहमति ले बगैर, यानी उसके सहमति बगैर बगैर क्या कर सकती है? संसद 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना सकती है, या एक राज्य से 2 या अधिक राज्यों का निर्माण कर सकती है, या 2 या अधिक राज्यों के किसी क्षेत्र को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो इसके लिए संबंधित राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी भारत मिटने वाला नहीं है, अविनाशी है, और राज्य मिट सकते हैं यानी विनाशी है। तो ये 6 बिंदु आप लिख सकते थे। इसके अलावा बहुत सारे अन्य उपबंध है, जैसे आपातकालीन उपबंध है, ये राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी एकात्मक लक्षण है। इसके अलावा राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, मूलभूत विषयों में एकरूपता, ये भी एकात्मक लक्षण है। जैसा कि भारतीय सेवाएं, एक चुनाव आयोग, एक नियंत्रक मालिका परिषद, विभिन्न राष्ट्रीय आयोग, ये सभी क्या है? एक रूपता है इनमें, ये भी पूरे राष्ट्र में एक ही हैं। इसके अलावा लोक सेवाओं का विभाजन नहीं, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो केवल भारत सरकार द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। लोक सेवा के अधिकारी, यानी अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं वो भारत सरकार द्वारा ही नियुक्त किए जा सकते हैं, और उनको हटाने का अधिकार भी केंद्र सरकार को है, राज्यों को नहीं। और राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है, ये बात भी है। एक किसको दिखाता है? एकात्मकता को। केंद्र राज्यों को निर्देश देने का अधिकार भी रखता है, तो केंद्र राज्यों को किसी विषयों पर आवश्यक निर्देश भी दे सकता है। तो ये बात है। हम 6 बिंदु हम यहाँ से लिख सकते हैं। आगे हम आते हैं 30वां जो अंतिम जो क्वेश्चन है, वहाँ पर क्या पूछा है? राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ, सामान्यकालीन शक्तियाँ पूछी गई हैं, तो कौन कौन सी है? तो और दूसरा इसके अथवा में आया भारतीय संसद द्वारा विधि निर्माण की प्रक्रिया। तो दोनों ही बहुत ईजी थे। तो हम देख सकते हैं पहला देखें राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ, तो उसमें कौन कौन सी है? तो कार्यपालिका शक्तियों के तहत है वो क्या करता है? प्रधानमंत्री, महान्यायवादी उस न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ करता है, और राज्यपाल प्रशासकों की नियुक्ति करता है, विभिन्न राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति करता है। विधायी शक्तियों के तहत वो क्या करता है? किसी विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, मना कर सकता है, अनिश्चित काल के तहत अपने पास रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और कोई विधेयक तभी है अधिनियम बनता है जब उस पर राष्ट्रपति के साइन हो जाते हो। तो इस प्रकार विधेयक हैं वो विधायी शक्तियाँ राष्ट्रपति को है। इसके अलावा हम बात करें अन्य विधायी शक्तियाँ कौन की? जैसे संसद का सत्र बुलाना, सत्रावसान की घोषणा करना, संसद के दोनों सदनों को अभिभाषण देना, लोकसभा को समय पूर्व भंग करना, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करना, लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करना, और जब संसद सत्र में नहीं होती है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करना। ये विधायी शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। वित्तीय शक्तियों में देखें तो वित्तीय शक्तियाँ क्या है? कि राष्ट्रपति प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करवाता है, और राष्ट्रपति की अनुमति बगैर धन विधेयक, वित्त विधेयक, अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तुत नहीं की जा सकती हैं। आकस्मिक निधि पर भी नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है। वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, और वित्त आयोग की सिफारिश पर ही आयकर और अन्य करों का है केंद्र राज्यों में क्या करता है? बंटवारा करता है। वह CAG की नियुक्ति करता है। तो ये वित्तीय शक्तियाँ राष्ट्रपति की है। इसके अलावा न्यायिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्ति देते अनुच्छेद 72 में न्यायिक शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो उसे समाधान की शक्तियाँ प्राप्त है कैसे मामलों में? जब दंड राज्य संघ सूची के विषय पर दिया गया हो, जब दंड सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो, और जब दंड के रूप में मृत्युदंड मिला हो, चाहे किसी भी विषय का हो। तो इस पर है राष्ट्रपति 5 प्रकार से हैं वो समाधान कर सकता है। समाधान, प्रविलंब, परिहार, विराम, लघुकरण। तो इनके बारे में डिटेल से हैं, आप को यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी अगर इनको डिटेल के रूप में देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो में जो राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियाँ हैं उसके बारे में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अन्य शक्तियाँ देखें, सैन्य शक्तियाँ, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, तीनों सेनाओं के जो अध्यक्षों की नियुक्ति का अधिकार भी वो राष्ट्रपति को होता है। और देखें आगे राजनीतिक शक्तियाँ कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होने के नाते क्या करता है? विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अन्य देशों के साथ संधि या समझौते हैं वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। विदेशों में भारतीय दूतावासों में राजदूतों की नियुक्ति और कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। और विदेशी जो राजनीति और कूटनीतिक प्रतिनिधि है वो आते हैं तो उनके प्रमाण पत्र हैं वो कौन स्वीकार करता है? वो राष्ट्रपति ही स्वीकार करता है। तो ये राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ है।
इसके अलावा हम देखें जो इसके अथवा में जो क्वेश्चन आया वो भी बड़ा ही इजी था। तो वो देखें क्या था, साधारण संसद द्वारा विधि विधि निर्माण की प्रक्रिया। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, तो किसी भी विधेयक को संसद साधारण विधेयक सरकार के किसी मंत्री या किसी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसको पारित होने के लिए 3 चरणों से गुजरना होता है, वाचनों से, जिनको वाचन कहते हैं। कौन सा है, प्रथम वाचन। प्रथम वाचन में क्या होता है, प्रथम वाचन में क्या है कि किसी विधेयक को है प्रस्तुत करना सदन में, किसी विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति मांगना और उसको प्रस्तुत करना, उसका शीर्षक बताना, तो ये और उसका उद्देश्य बताना, ये क्या है, प्रथम वाचन माना जाता है। और जब शासन की अनुमति मिल जाती है, अध्यक्ष से अनुमति मिल जाती है और उसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है, तो ये प्रथम वाचन मान लिया जाता है। कई बार क्या होता है कि विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व ये क्या है पूर्व भी क्या करते हैं, भारत के राजपत्र में प्रकाशन की अनुमति मिल जाती है, तो उसे सीधा ही प्रथम वाचन मान लिया जाता है। दूसरा, प्रथम वाचन में केवल ये विधेयक का शीर्षक और उद्देश्य ही बताया जाता है कि विधेयक किस लिए लाया, क्या विधेयक है और किस लिए लाया जा रहा है। दूसरे वाचन में हम क्या, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वाचन है। तो उसमें क्या होता है कि किसी विधेयक के पास होने का ये बहुत महत्वपूर्ण चरण है। ये सदन में विधेयक पेश होने के पश्चात उसकी प्रतियां सदन के सभी सदस्यों को बांट दी जाएगी, तो द्वितीय वाचन है शुरू हो जाता है। प्रथम वाचन और द्वितीय वाचन में 2 दिन का अंतर होता है, फिर भी अगर अध्यक्ष आवश्यक समझे तो उसी दिन ये दूसरा वाचन की आज्ञा दे सकता है। तो यहाँ पर विधेयक का जो प्रस्ताव है 3-4 प्रस्ताव रखता है कि सदन को विधेयक पर तुरंत विचार करना चाहिए। अगर इम्पोर्टेंट है तो तुरंत विचार करने के लिए कहेगा, या विधेयक को प्रवर समिति के पास भेज दिया जाए। तो प्रवर समिति लोकसभा राज्यसभा की अलग अलग होती हैं। कई बार क्या होता है, विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को ही भेज दिया जाता है, तो दोनों सदनों को अलग अलग प्रवर समितियां बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। या विधेयक को है जनमत के लिए प्रचारित कर दिया जाए, अखबारों में उस विधेयक को है छापा जाए, जनता से उनकी राय ली जाए। यदि सदन बहुमत से सहमत हो तो सदन क्या कर सकता है, तुरंत उसी दिन है विधेयक की प्रत्येक धारा पर मतदान करा लेती है। यदि सदन में गतिरोध हो जाए तो विधेयक क्या कर सकता है, विधेयक को है ये प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया जाता है, जो 3 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट है संशोधनों सहित है संविधान विधानसभा में पुनः प्रस्तुत करती है। तब सदन है उन संशोधनों पर चर्चा करके उन पर मतदान कराती है। तो इस चरण में क्या होता है, विधेयक के प्रत्येक अनुच्छेद प्रत्येक धारा पर है उसको स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है, उस पर वोटिंग करवाई जाती है। जो अंतिम वाचन है वो क्या होता है, उसमें ये विधेयक पास होने की अंतिम अवस्था होती है, इस पर विधेयक पर कोई चर्चा नहीं होती है, नहीं इसमें कोई संशोधन होता है। उसमें केवल उस विधेयक को संपूर्ण रूप से स्वीकार किया जाता है ये या नहीं है। और इसके लिए क्या किया जाता है कि उपस्थित उस दिन सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से, साधारण विधेयक के लिए साधारण बहुमत से ही विधेयक को स्वीकार कर लिया जाता है। और अगर साधारण बहुमत से अगर मिल जाए तो सदन का अध्यक्ष क्या करे, उसको प्रमाणित करके दूसरे सदन को भेज देता है। सेम यही की ये प्रक्रिया है दूसरे सदन में होती है, तीनों वाचनों से गुजरना पड़ता है और फिर साधारण और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से अगर विधेयक पारित हो जाता है तो दूसरे सदन का अध्यक्ष क्या करेगा, उस पर हस्ताक्षर करके है राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज देता है। अगर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। जब एक सदन किसी साधारण विधेयक या वित्त विधेयक को पारित कर दूसरे सदन को भेज दे और दूसरा सदन है वो उसको रोक ले, तो 3 परिस्थितियां बन सकती है, 3-4 परिस्थितियां बन सकती है कि जब दूसरे सदन ने विधेयक को अस्वीकार कर दिया हो, या दूसरा सदन ने विधेयक में ऐसा संशोधन कर दिया हो जिस पर पहला सदन है यानी पहले पास करने वाला सदन सहमत नहीं हो, या दूसरा सदन है 6 महीने तक विधेयक को रोक लेता हो, तो क्या करता है कि राष्ट्रपति है संयुक्त अधिवेशन को बुलाएगा और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और संयुक्त अधिवेशन में क्या होते हैं, मतदान उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों के साधारण बहुमत से विधेयक को पारित किया जाता है। और अगर संयुक्त अधिवेशन में पारित कर दिया जाता है तो ये मान लिया जाता है दोनों सदनों से विधेयक पारित हो चुका है। अब दोनों सदनों से पारित होने के बाद में विधेयक कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास में जाता है। तो राष्ट्रपति के पास में जाने पता है तो ये विधेयक बनाने की अंतिम चरण होता है। तो इसमें राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 के तहत 4 तरह की शक्तियाँ हैं कि वो विधेयक को अपनी अनुमति दे सकता है, साइन कर देगा तो विधेयक बन जाएगा, विधेयक अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा, विधि बन जाएगा।
और वो विधेयक पर अनुमति नहीं दे सकता, मना कर सकता है। वो विधेयक को अपने पास रोक सकता है अनिश्चित काल के लिए, जिसको पॉकेट वीटो या जेबी वीटो भी कह सकते हैं। और वह विधेयक को अपनी सलाह के साथ सदन को पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की अनुमति मिलने यानी विधेयक पर है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने पर विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम यानी कानून या विधि बन जाता है। उसे भारत के राजपत्र में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है और उसी दिन से वो लागू हो जाता है। परंतु जब राष्ट्रपति दोनों सदनों को ये चौथी अवस्था में पुनर्विचार के लिए लौटा दे और दोनों सदन राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार संशोधन कर या कोई संशोधन नहीं करे, मूल रूप से अगर पुनः राष्ट्रपति के पास में भेज दे, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को पुनः हस्ताक्षर करने होंगे। तो इस प्रकार ये विधेयक निर्माण की प्रक्रिया है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपने शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। और साथ में ये भी प्रार्थना करूँगा और भगवान से कि आपका पेपर बहुत अच्छा रहा होगा और अच्छे से अच्छे आप अंक प्राप्त करेंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है इस चैनल के माध्यम से। मैं भारतीय संविधान के संदर्भ में और भारत की जो राजनीति विज्ञान के जो अवधारणा के संबंध में अपने जो वीडियो लेसन है वो समय समय पर प्रस्तुत करता रहूँगा। आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसको देख सकते हैं और इसको प्रचारित कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। आप इस वीडियो को वो arjguru.com या arjguru एंड्रॉयड ऐप पर भी आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी का दिन शुभ हो, मंगल हो, सभी अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। मेरा सहयोग आपके साथ बना रहेगा, आप मेरा सहयोग करते रहे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अंत तक देखें, प्रचारित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।